नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन शरण और आप देख रहे हैं हमारा आर के एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हाँ, हम बात करते हैं आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की भूगोल की किताब के अध्याय संख्या 4 की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, अध्याय संख्या 4 है, उस अध्याय का नाम है जलवायु। तो जलवायु टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए कैंडिडेट्स हैं तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए अपनी बेल आइकन को ऑन करें। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, जैसे हम बात करें 30 वर्ष से अधिक हो, 50 वर्ष हो, में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। हम बात करें कि जलवायु क्या है, तो एक विशाल क्षेत्र के अंदर, मतलब कोई बड़ा क्षेत्र हो, जैसे भारत हो या फिर अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी विशेष क्षेत्र हो, उस विशेष क्षेत्र के अंदर जब मौसमी अवस्थाओं और उनकी विविधताओं का जब योग है वो अधिक समय तक रहते हैं, तो ऐसी मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। तो आशा है कि मुझे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लगती होगी। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का ही कुल योग क्या है? जलवायु। चलिए आगे चलते हैं। मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग भाग हैं, तो फिर मौसम किसे कहेंगे हम? मौसम का मतलब है कि मौसम एक विशेष समय क्षेत्र में, मान लो कम अवधि के लिए होगा, वायुमंडलीय अवस्थाओं को बताता है। मौसम तथा जलवायु के कुछ तत्व है वो उस पर डिपेंड करते हैं, जैसे तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वर्षा। ये ऐसे जो तत्व है जो मौसम की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाता है। तो हम बात करें तो सामान्यतः कम अवधि की मौसमी दशाओं को हम मौसम कहते हैं, और ये मौसम की जब अवस्थाएं जब लंबे समय तक रहती है तो इस अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे? फिर जलवायु का नाम देंगे। तो मौसम की अवधि कम ही होगी, जैसे 1 दिन 2 दिन, हाँ लगभग अपन सामान्य तो माने तो 7 दिन, इससे ज़्यादा मौसम की अवधि आपको वायुमंडलीय अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो इसे ही हम सामान्यतः मौसम कहते हैं। फिर हम बात करें तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम और जलवायु में जो अंतर है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, सामान्यतः मौसम क्या है? मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। तो जलवायु है वो लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाएगा। मौसम एक दिन में बार बार बदल सकता है और जलवायु है वो लंबे समय तक बदलने की संभावना बहुत कम रहती है। मौसम की पढ़ाई को हम मौसम विज्ञान कहते हैं और जलवायु की पढ़ाई को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। क्लाइमेट जो साइंसलॉजी है वो मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान अलग अलग के रूप में कहा जा सकता है। तो सामान्यतः अगर आपसे ऑब्जर्वर या एग्जामिनर है वो मौसम और जलवायु में अंतर पूछे, तो आपको लिखना है कि मौसम में वो छोटे समय की वायुमंडलीय दशाएं हैं और जलवायु है वो अधिक समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम दिन में बार बार बदलता रहता है और जलवायु है वो लंबे समय तक एक जैसी ही रहती है। आगे बात करें कि मौसम शब्द खुद मानसून क्या है। देखिए, मानसून शब्द है जो मौसम शब्द की ही परिभाषा बता रहा है। देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से होती है। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा के मौसम शब्द से, और मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ है मौसम, और मानसून का अर्थ है अर्थात वर्ष में एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा की ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। तो जब वायु की दिशा में हमें परिवर्तन नजर आता है तो हम उसको मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रश्न है कि मौसम क्या है या मानसून किसे कहते हैं, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। आगे बात करें हम भारतीय जलवायु की,
देखिए, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे तापमान की बात करें कि गर्मियों में राजस्थान की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है, जबकि वही उसी गर्मी के अंदर जम्मू कश्मीर के पहलगाम का अपन तापमान की अनुमान करें तो वहाँ का जो तापमान है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और वही हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान घटकर -45 डिग्री पे चला जाता है। तो तापमान है वो हमें अलग अलग मिलेगा गर्मियों में या सर्दियों में। तो ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ विशेष तत्व हैं। उसके बाद आगे हम बात करें वर्षा की, तो देखिए, हिमालय भागों में वर्षा है वो कुछ बर्फ के रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। अन्य भागों में वर्षा, जैसे हम मेघालय और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर जो वर्षा है वो वर्षा के रूप में होती है, लगभग वहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। लेकिन कुछ, जैसे हम बात करें राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर, तो राजस्थान के थार मरुस्थल या राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर हमें जो वर्षा है वो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर ही मिलती हुई नज़र आ रही है। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में वर्षा और तापमान का मुख्य कारण है वो किसी न किसी भी प्रकार से उसको तापमान के अनुसार या वर्षा के अनुसार परिवर्तित करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बात करें तो हम महाद्वीपीय अवस्था। देखिए, महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी में बहुत अधिक में गर्म तथा सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, इस प्रक्रिया को हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं कि महाद्वीप है वो गर्मी में बहुत अधिक गर्म हो जाता है और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। कारण ये है कि सूर्य का तापमान, सूर्य ताप है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा आ रहा है और जिसकी वजह से महाद्वीपों के ऊपर क्या है, धरातलीय अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे कहीं मैदान है तो कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है। तो जो रेत है, मैदान है, उसका स्वभाव है कि वो जल्दी जल्दी तो गर्म होता है और जल्दी जल्दी ही वो क्या हो जाता है, ठंडा। इसलिए दिन में वो सूर्य का ताप अधिक प्राप्त करके मैदानी भाग है, वो रेतीला भाग है, वो अधिक गर्म हो जाता है और रात में तुरंत वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ऐसी अवस्थाओं को हम महाद्वीपीय अवस्था के नाम से जानते हैं। फिर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हम भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें कि किसी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ 6 कारक होते हैं लगभग। अक्षांश, ऊंचाई और वायुदाब, पवन तंत्र और समुद्र तल से दूरी, वो महासागरीय धाराएं और वहाँ की उसावच, ये है वो हर देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है और भारतीय जलवायु को तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की, कि अक्षांश है वो भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। अक्षांश किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। जैसे हम बात करें कि भारत है वो लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आधा उत्तर में है और आधा दक्षिण में है। तो इसके हिसाब से भारत है वो 2 जलवायु क्षेत्र में आता है। एक तो हम बात करें तो शीतोष्ण जलवायु और एक भारत की बात करें तो जो दक्षिण के अंदर जो आता है उसको हम उष्ण जलवायु कहते हैं। तो भारतीय जलवायु पर अक्षांश का हिसाब से देखें तो यहाँ भारतीय में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु हमें मिलेगी। उसके बाद में ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी हो जाती है। हमने ये बात पहले भी देखी कि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान है वो हमें कम नज़र आता है। जब भी हम पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो हमें 6.5 डिग्री तापमान कम मिलेगा। तो समुद्र तल से हमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचे मिलेंगे। जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय लगभग औसत ऊंचाई 6100 मीटर मिलती है हमें। तो उसकी वजह से हिमालय के भागों में हमें ठंड ज़्यादा मिलेगी और नीचे दक्षिणी भारत है वो थोड़ा नीचा है, इसलिए वहाँ पर हमें तापमान है वो ज़्यादा नज़र आएगा। अगला जो तत्व है वो है समुद्र से दूरी। हाँ, कुछ भारत है वो विशाल क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है, इसलिए भारत के जो समुद्री तट के पास में जो हमें क्षेत्र है वहाँ की जलवायु हमें समकारी मिलेगी और उनसे दूर हमें विषम जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद में महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण हमें जलवायु सम मिलती है और ठंडी धाराओं के कारण हमें वहाँ की जलवायु है विषम मिलती है।
और फिर वायुदाब भी प्रभावित करता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश व ऊंचाई पर निर्भर करता है कि अगर तापमान कम है तो वहाँ हमें वायुदाब ज़्यादा नज़र आएगा, और जहाँ अगर तापमान ज़्यादा है वहाँ वायुदाब हमें कम नज़र आएगा। अर्थात वायुदाब और तापमान का हमें वही उत्क्रमण मिलता है, जहाँ पर वायुदाब अधिक है वहाँ तापमान कम पाया जाएगा। तो कुछ ये तत्व है जो हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए जेट धाराएं क्या है। जेट स्ट्रीम धाराएं, देखिए जेट धाराएं सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाला पश्चिमी पवनें होती है। इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये धारा भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी हिस्से में शीतकालीन में वर्षा लेकर के आती है। देखिए ये अमेरिकी जेट विमान को भी रोक रही थी, इसलिए इसका नाम जेट धारा हमने रखा। तो इसका जो संचालन है वो हमें सौर मंडल के ऊपर नज़र आता है। बहुत तेज़ी से चलने वाली ठंडी पवनें हैं जो क्या करती है कि ये शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में आ जाती है, और पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में आने के कारण ये भारत में कुछ सर्दी ऋतु में वर्षा लेके आ जाती है। कहाँ पे? भारत में। आगे देखते हैं। ये जो जेट धारा है भारत में गर्मी ऋतु को छोड़कर साल के हिमालय के दक्षिण में बहती है, और इस धाराओं की जो अक्षांश है वो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका संचालन होता है। हिमालय के ये कई बार तो क्या करती है कि गर्मी ऋतु में जो लो प्रेशर है वो भारत की भूमि पर स्थापित हो जाता है, इसलिए ये जो धाराएं हैं वो हिमालय के उत्तर की ओर चलेगी। लेकिन जैसे ही सर्दी ऋतु में ये जो लो प्रेशर है ITC-Z है वो नीचे खिसक जाता है, हिंद महासागर के आसपास स्थापित होता है, जिसके कारण ये हवाएं भी, ये जो हवाएं हैं ये भी हिमालय के दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देती है। यानी कि लगभग हम बात करें तो 27 डिग्री अक्षांशों से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये तेज पवनें चलती हैं जो हमें सौर मंडल के अंदर ऊपरी संचरण में नजर आती हैं। इसके बाद में ये विषुवतीय अक्षांशों में जो, फिर उसके बाद हम बात करें तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र ITC-Z कहते हैं इसको। इसका भी भारतीय जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यही उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। देखो होता क्या है कि सूर्य का आभासी संचरण नजर आता है हमें, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से कई बार सूर्य हमें यहाँ चमकता हुआ सीधा नजर आता है, और कई बार सूर्य है वो हमें इस उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता सीधा नजर आता है, और कई बार ये सूर्य है वो हमें दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता हुआ नजर आता मकर रेखा पर। तो जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो ये ITC-Z है वो दक्षिण में खिसक जाती है, और जब सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो ये जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र है वो हमें उत्तरी गोलार्ध में खिसकता हुआ नजर आता है। अगर सूर्य की किरणें सीधी यहाँ लंबवत पड़ रही है इस भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ हमें ये ITC-Z नजर आता है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र नजर आता है। तो इसके उत्तर दक्षिण खिसकने के कारण क्या होता है, जहाँ क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमें ज़्यादा ये नजर आता है तो वहाँ पर हमें लो प्रेशर मिलता है, तो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देती है। अगर ये हवाएं समुद्री भाग से आती है तो इन हवाओं के कारण उस क्षेत्रों के अंदर कुछ बारिश होती है। तो इसी क्षेत्र के कारण भारत में भी इस प्रकार का मानसून बनता है। जब भारत में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता होता है तो व्यापारिक पवनें हैं वो हमें भारत की भूमि पर आती है, और ये समुद्र से होके आती है तो भारतीय भूमि पर मानसून लेके आती है, और ये वर्षा करवाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसके बाद की हम बात करें तो कुछ भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियां बनती हैं, जैसे एल निनो का प्रभाव। एल निनो क्या है? एल निनो एक स्वयं गर्म जल धारा है जो पेरू और हम्बोल्ट के तट पर चलने वाली पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसी स्थिति 3 से 4 साल के बाद होती है। जब ये एल निनो की प्रभावी स्थिति होती है तो भारतीय मानसून है वो कमजोर होता है। तो ये जो है उसका प्रभाव कई बार हो जाता है।
मतलब ये ठंडी जल धारा के स्थान पर गर्म जल धारा का चलना ही एल नीनो कहलाता है। और ये दक्षिणी अमेरिका के जो तट वाला भाग है, इसी तट के ऊपर ये चलती है, जो हम कहते हैं हम्बोल्ट और पेरू के आसपास का तट है वो। फिर धीरे धीरे भारत में मानसून आगमन की हम बात करते हैं और मानसून वापस की बात करते हैं। मानसून का समय जून से शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है और ये समय लगभग 100 से 120 दिन का होता है। लगभग हम बात करें तो 4×12 यानी कि 4 महीने के आसपास हमारे यहाँ मानसून वो आता और जाने का काम करता है। इसके आने से सामान्य वर्षा में बढ़ोतरी होती है और ये कई दिनों तक लगातार होती रहती है और उससे ही ज़्यादा जब वर्षा होती है तो इस क्षेत्र को हम मानसून का फूटना या मानसून प्रपुष्टन कहलाता है। जून के पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद ये 2 शाखाओं में बंटकर, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के पास मुंबई के तट पर पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा तेजी से आगे बढ़ती जाती है। हम भारतीय मानसून की बात करें तो देखिए, भारतीय मानसून है जो यहाँ जो चोटी है, अन्नामुडी की चोटी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं या केरल में और तमिलनाडु के आसपास क्षेत्र में, इन पहाड़ियों से टकराने के बाद भारतीय ये जो मानसून है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर की ओर चला जाता है और एक बंगाल की खाड़ी की ओर चारत। ये अरब सागर की जो शाखा है ये भारतीय मुंबई के तट पर आती है और लगभग 10 जून के आसपास पहुंचती है और ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो धीरे धीरे आगे चला जाता है और आगे जाते फिर जाकर के आगे ये मेघालय के क्षेत्रों में यहाँ भारी बारिश करता है और उसके बाद में ये वापस लौट करके हिमालय से टकरा कर भारत के उत्तरी भारत के मैदानी भागों में यूपी, उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आसपास बारिश करता है। और ये अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर होने के कारण ये आगे चली जाती है और आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है और पुनः आकर के ये भी बारिश करती है। आगे बात करें हम तो जून के पहले हफ्ते में ये असम तक पहुंच जाती है और ऊंचे पर्वतों के कारण ये मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा की मैदान की ओर मुड़ जाती है और मध्य जून तक अरब सागर, सौराष्ट्र, कच्छ व देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान में आपस में मिल जाती है। हाँ, तो इनकी बात करें तो हम ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है, इस क्षेत्र के अंदर ये दोनों शाखाएं आकर मिल जाती हैं। ये इधर से आकर मिलती है और ये इधर से आकर मिलती है, तो इस भाग में भी बारिश होती है। कुछ मानसून से पहले भी बारिश हो जाती है। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम महीने में होती है। जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में भी पहुंच जाता है। धीरे धीरे मानसून है वो पूरे भारत के अंदर लगभग जुलाई के आसपास है, वो पूरे 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत के अंदर फैल जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है और मानसून की वापसी देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर में शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भारत से पूरी तरह से पीछे हट जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून है वो वापस पूरा लौट जाता है। तो मानसून लौटने की बात करें तो हम ये लगभग सितंबर अक्टूबर का महीना है, इस महीने में ये भारत की भूमि से पूर्णतः वापस लौट जाता है, क्योंकि सूर्य का आभासी संचरण अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर हो रहा है और जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो अब दक्षिण की ओर स्थापित हो रहा है, जिसके कारण अब लो प्रेशर है वो हिंद महासागर में बन रहा है। इसके कारण हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ भारत की भूमि से मानसून भी वापस लौटना शुरू हो जाता है। आगे बात करें तो कुछ क्षेत्रों पर वर्षा इतनी ज़्यादा होती है जिसे हम मानसून का फटना कहते हैं। अचानक ही कई दिनों तक लगातार वर्षा का होना, प्रचंड रूप रखना मानसून का फटना कहलाता है। तो ऐसा ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे ये पश्चिमी घाट है, इस घाट पर, और ये जो क्षेत्र हैं माचिंद्राम मेघालय के आसपास वाला क्षेत्र और कुछ हिमालय के क्षेत्र के नीचे वाला हिमाचल प्रदेश के आसपास, उत्तराखंड के आसपास बादल फटते हुए नजर आते हैं, जिसे हम मानसून का फटना कहते हैं। आगे बात करें तो भारतीय मानसूनी हवाएं। वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती है और समुद्र से स्थल की ओर बहने के कारण ये हवाएं जल वाष्प लेकर आती है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। इसलिए इन हवाओं की दिशा है वो दक्षिणी पश्चिमी होती है, इसलिए भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को हम मानसूनी हवाएं ही कहते हैं। तो भारतीय जो हवाएं हैं वो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, उसको ही मानसूनी हवाओं के नाम से जाना जाता है।
हम इन मानसूनी हवाओं का विभाजन करें तो हम सबसे पहले इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जिसकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी है, ये ऐसे, इधर ये पश्चिम है और इधर ये दक्षिण है। तो इस प्रकार से जो हवाएं आ रही है, इन हवाओं को हम दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कह रहे हैं। और कुछ हवाओं, जब भारत की भूमि से मानसून वापस लौट रहा होता है तो उस समय हवाओं की दिशा है वो उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, और ये भी एक मानसून को लेके आती है। और भारतीय जो ये कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र, लौटता हुआ मानसून इसी तट पर हमें बारिश करता हुआ नजर आता है। तो भारतीय मानसूनी हवाओं को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं और एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। फिर हम बात करें सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की, ये देखो, ये अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है दोनों ये हवाएं। और ये पवने सबसे पहले जून माह में हमें यहाँ पर बारिश करता नजर आता है, जो मालाबार तट है इसके आसपास। फिर ये धीरे धीरे सितंबर माह में चलती है और ये पवने देशव्यापी वर्षा, पूरे देश भर में इन पवनों से सबसे ज़्यादा वर्षा है वो हमें नजर आएगी। उसके बाद में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं, ये उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बहती है और अक्टूबर नवंबर माह में चलती है। इससे वर्षा हमें केवल कहाँ पर मिलेगी? इससे वर्षा हमें केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर आसपास वर्षा नजर आएगी। बाकी उत्तरी पूर्वी हवाएं हमें कहीं पर वर्षा करती हुई नजर नहीं आती हैं। इसके बाद में भारतीय ऋतुएं की बात कर रहे हैं। भारत में मुख्यतः हम 4 ऋतुओं को पहचान सकते हैं। शीत ऋतु जिसकी अवधि हमें नवंबर से फरवरी तक होती है, और ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मई तक होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर, और लौटता हुआ मानसून जो हम अक्टूबर से नवंबर की बात करते हैं। तो सामान्यतः भारतीय 3 ऋतुएं हैं और एक सामान्यतः भले ही अपन अक्टूबर नवंबर वाली ऋतु। सबसे पहले हम बात करें शीत ऋतु की। ये मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। भारत के भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस समय जो ITC जेड है जो खिसक कर कहाँ चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास स्थापित हो जाता है और भारत की भूमि पर ठंडी पवनें चलती है। इस कारण यहाँ पर उच्च दाब है वो स्थापित हो जाता है। हवा है वो स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है, और हवाएं जब हिमालय से आती है तो हिमालय ठंडा होने के कारण वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इस भूमि पर ठंड है वो देखने को मिलती है। तो शीत ऋतु में भारत की भूमि पर बहुत ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं। और हम शीत ऋतु की तापमान की बात करें तो शीत ऋतु में जो तापमान है वो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जबकि उत्तर भारत में ये तापमान घटकर -10 डिग्री या -15 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है। इसलिए शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान वो है कम पाया जाता है। इस ऋतु में देश के अधिकतर भागों में मौसम है वो बिल्कुल शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेंगे, आर्द्रता कम रहेगी, शीतकाल में वर्षा बहुत कम होगी। लेकिन ये रबी की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम मावट कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी है वो कई बार नज़र हमें आती है कि मावट भी भारतीय शीतकाल के अंदर होने वाली वर्षा है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारतीय क्षेत्रों में होने वाली कुछ वर्षा है उसको हम मावट कहते हैं, और इस वर्षा से सबसे ज़्यादा वो लाभ है हमें रबी की फसल के लिए होता है, और रबी की फसल में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है उस समय, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम सोने की बूंदें कहते हैं। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ मानसून है, यहाँ का मौसम है वो बिल्कुल क्या मिलता है, हमें ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं रहता है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, क्योंकि हमने बात करी कि मौसम को प्रभावित, जलवायु को प्रभावित या मौसम को प्रभावित करने वाला कारक है समुद्र तल से दूरी। तो समुद्री भागों के 5 जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलवायु है वो हमें शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो सागरीय प्रभाव के कारण हमें समकारी जलवायु नजर आती है। तो इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर ऐसा प्रभाव हमें को देखने को नहीं मिलता। बाकी उत्तर भारत के अंदर इस प्रकार का प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा नजर आता है। उसके बाद हम बात करें तो शीत ऋतु की हो गई, और उसके बाद हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति देखें तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, और मार्च में दक्कन के पठार का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये तापमान बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान भी बढ़कर के 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर लो प्रेशर है वो नज़र आता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पर हमें तापमान है वो बराबर नज़र आता है। वही सेम बात, यहाँ पर तापमान कम नज़र आएगा और वायु दाब में कमी नज़र आएगी।
उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। एक हवा है जिसको हम लू कहते हैं। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में चलती है। इसकी स्थिति दिल्ली तक होती है और सर्वाधिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अंदर ये हमें कष्टदायी पवनें हैं जो गर्म एवं तेज लू भरी होती है। उसके बाद वर्षा ऋतु की बात करें तो जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है और ये व्यापारिक पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ अधिक मात्रा में नमी धारण करके लाती है और ये तेज गति से चलती है, जिसके कारण उत्तरी भारत में और भारत में वर्षा का मानसून प्रारंभ हो जाता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्व भागों में होती है और खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिंद्रा में विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा है वो हमें नजर आती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से जुड़ी एक और परिघटना है जिसे मानसून का विराम कहते हैं, अर्थात विराम का मतलब है मानसून का रुक रुक के बारिश होना। कई बार हम देखते हैं कि मानसून आ जाता है, फिर भी मानसून 1-2 दिन बारिश करने के बाद 6-7 दिन के अंदर इसके अंदर गैप आ जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम मानसून का रुकना या मानसून का विराम कहते हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में कम वर्षा होती है। मानसून से जुड़ी एक और परिघटना मानसून का विराम, और इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों में अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है और कुछ इनमें वर्षा रहित अंतराल भी पाए जाते हैं। जब मानसून के गर्द का अक्ष मैदान के ऊपर होता है और इन भागों में अच्छी वर्षा होती है तथा जब अक्ष हिमालय के ऊपर चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार विभिन्न कारणों से ये गर्त है निम्न दाब है उत्तर या दक्षिण की तरफ खिंचते हैं। इस भारी वर्षा के कारण मैदानों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान मान की हानि भी होती है। मानसून के आगमन और वापसी अव्यवस्थित होती है, जिसके कारण कभी कभी ये देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। तो इस प्रकार भारतीय मानसून है वो एक जुआ है, भारतीय कृषि है वो भी एक जुआ है। कभी तो मानसून मजबूत आता है और कभी है वो मानसून हमें कमज़ोर नज़र आता है। उसके बाद हम बात करें मानसून वापसी की। देखिए, सूर्य के अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त जो निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे ये उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती है। हाँ, अक्टूबर-नवंबर की बात करें तो धीरे धीरे सूर्य के आभासी दक्षिण की ओर होने के कारण ये मानसून धीरे धीरे इसके साथ में नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। मतलब लो प्रेशर अब नीचे बढ़ना शुरू हो रहा है और हवाएं हैं वो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देती है। अक्टूबर-नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में बदलने का काल होता है और मानसून की वापसी से आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी होती है, सुहावनी होती है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तरी गोलार्ध में तापमान है वो धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आता है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर चली जाती है और चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है और जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करता है, जिसके कारण भारत में भारी वर्षा होती है और बहुत ही विनाशकारी के रूप में होती है। इस चक्रवात के रूप में होगी अभी जो वर्षा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के संगम आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, जिनके कारण बहुत ज़्यादा जान मान की हानि होती है और ये कभी चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भारी बाढ़ की तबाही हमें नजर आती है। वहाँ की फसलें चौपट हो जाती है, वहाँ मछलियों को नुकसान होता है, वहाँ भारी किसानों को बहुत ज़्यादा है वो नुकसान उठाने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने जलवायु के टॉपिक की बात की। मुझे आशा है कि जो मैंने ये नोट्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप कमेंट करें, शेयर करें अपने साथियों को और अधिक आपको ज़रूरत हो तो आप इस नोट्स को अपने कॉपी में हैंड राइटिंग के रूप में उतार भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।